गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रुठैया क्लासेस। काफ़ी दिनों के बाद हमने जो है ये फिर से क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 6 की विज्ञान अर्थात साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मैंने क्लास 6 की साइंस का पहला चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो है विज्ञान का ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अर्थात दूसरी इकाई या पार्ट 2 जो है, जिसका नाम है आपका पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो बच्चों आज जो है हम लोग पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो पदार्थ है, ठीक है, नाम तो ऐसे आप डेली इसको जो है अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने जीवन में प्रतिदिन आप इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो है उसका नाम हम नहीं जानते, ठीक है, कि यहाँ इसका एक्चुअल में नाम क्या है या ये किस ग्रुप में रखा गया, किस समूह में रखा गया है, इन सब के बारे में हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी आपको एग्ज़ाम में या समझने में, जो भी आप किताबें पढ़ते हैं समझने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस चैप्टर में आपको मोस्टली पदार्थ और उसके समूह के बारे में पढ़ना है। तो देखो पदार्थ की अगर बात करें तो पदार्थ जितना हम अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप वस्तुएं, खाने से लेकर नहाने तक, पहनने तक, डेली खेलने की वस्तुएं और जो है घर पे जितनी भी सारी सामानें रखी हुई हैं, ये सबको देखें तो सब के सब पदार्थ, ठोस, कोई भी चीज़ जो ठोस है या चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, वो क्या है, पदार्थ है, ठीक है। लेकिन इन पदार्थों को जो है कितने समूह में बांटा गया है, तो उनकी संरचना यानी बाहर से दिखते कैसे हैं और उनकी आकृति कैसी है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सब के आधार पर इन पदार्थों को भी कई भागों में बांटा गया है। और इन पदार्थों को इन भागों में बांटने की ही क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ है, भाई आप उसको क्या करते हो, एक तो ऐसे ही घर पे बैठे हो, कोई सामान आपको ढूंढनी है, अगर आप वैसे रैंडमली फेंक दो उसको, फिर उसको कलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब बच्चों से हम लोग एक सीक्वेंस में रखते हैं, एक सीरियल वाइज अरेंज करके रख देते हैं, तो आपको बहुत आसानी होती है ढूंढने में, ठीक है। तो इसी तरह से पदार्थ को भी हमारे जीवन में हम डेली उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हम उनको समझेंगे कि किस किस ग्रुप में रखा जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो है पदार्थ का जो नाम है, चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, ठीक है, ये आपकी दूसरा चैप्टर, ठीक है, विज्ञान की दूसरे भाग में है, आपकी इकाई सेकंड में, ठीक है, या यूँ लिख देते हैं पार्ट 2, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। अब देखो इस चैप्टर को देखने से पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या चीज़ें हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में जो है अपने घर पे या कहीं पे घूमने जाते, कोई न कोई वस्तु हमें देखने को मिल जाती हैं, वे सभी पदार्थ हैं, ठीक है। तो अब बात आती है, ये तो सब पदार्थ तो हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में या पेपर में आता है तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो पदार्थ का जो परिभाषित किया गया, वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया कि जो पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे समझते हैं या होते क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे अगर पदार्थ की बात करें तो कोई भी वस्तु, कुछ भी हो आपके घर में, ठीक है, आपका जो है पेन से लेके पेंसिल तक, आपका बॉक्स, आपका बैग, ठीक है, आपके जूते, आपके कपड़े, ये सब मिला के हम देखें तो सब के सब हमारे पदार्थ हैं, ठीक है। तो पदार्थ को अगर हम समझते हैं तो पदार्थ यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो या उसमें भार हो या जिसका हम अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसी को हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी वस्तु जिसमें पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसमें भार होना चाहिए, जिसमें भार हो, ठीक है, भार हो, और जो स्थान घेरे, स्थान यानी कहीं पे भी रख दो तो जगह आपकी छीन लेती है, ठीक है। हाँ, जैसे ये बगल में बैठे हैं मोटे वाले भाई साहब, ये बैठ जाते हैं तो पूरा जो एक सीट इनको अकेले चाहिए, स्थान घेरता हो, ठीक है। और जिनका अनुभव जिसका कर सके, जिसका अनुभव कर सकते हैं, वे क्या होती हैं, कर सके, वे पदार्थ कहलाते हैं।
पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो घर में आपके यहाँ जो भी वस्तु है उसका कोई न कोई भार होता है, कहीं पे भी रखते हुआ आप स्थान गिरता है। ठीक है, वो पदार्थ है। जैसे ये क्या है, मार्कर है, मार्कर भी पदार्थ है। इसको रिलीज करने के लिए हम डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी पदार्थ है। हमारे पास पेन है, पेन क्या है, पदार्थ है। आप घर पे जो है कोई भी वस्तुएं देखते हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। कहने का मतलब ये है कि पदार्थ जो है कुछ भी, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, बस उसमें कंडीशन ये है कि वो जो है स्थान घेरे, उसमें भार हो, और जो है जिसका हम अनुभव कर सके, वो सब हमारे पदार्थ कहलाते हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी वस्तुएं कहीं ना कहीं आप रखते हैं तो उसमें भार होता ही है, स्थान घेरता ही है। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ। अब देखिए पदार्थ तो हो गया, पदार्थ के बाद इसमें दिया गया पदार्थ के समूह। ठीक है, पदार्थ के समूह। तो पदार्थ यानी पदार्थ समूह बनाएंगे, मतलब कि बहुत सारे पदार्थ होंगे। इन पदार्थों को जो है अलग अलग समझने के लिए, यानी कौन से पदार्थ के समूह में रखा गया है उसको समझने के लिए दिया गया है आपका दूसरा पॉइंट जो होगा वो होता है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, यानी पदार्थ जो है, जो भी पदार्थ उसको वर्गीकरण यानी अलग अलग बांटने की जो क्रिया ही है उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो अगर हम दूसरा पॉइंट करें तो पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, अब देखिए वर्गीकरण, अब पदार्थ का वर्गीकरण है तो पदार्थ हमने समझ लिया, पदार्थ जो वो है जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसका अनुभव कर सके, वो पदार्थ है। अब पदार्थ के वर्गीकरण की बात आती है तो जो भी पदार्थ हों उनकी संरचना यानी उनकी आकृति, उनका रंग, उनका रूप, इसके आधार पे या उनके लक्षणों के आधार पे किसी भी समूह में बांटने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी सिंपल सा वर्गीकरण है तो वर्गीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को जो है एक सिस्टम से जो है विभक्त करना या व्यवस्थित करना। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब होता है यानी लक्षण के आधार पे, वस्तु के लक्षण के आधार पे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पदार्थ के लक्षण के आधार पे व्यवस्थित करने की क्रिया को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, पदार्थ की लक्षण के आधार पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसका क्या लक्षण है, यानी वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, चुंबक को आकर्षित करता है, मतलब चुंबक की तरफ आकर्षित होता है कि नहीं होता है, वो जल में घुलनशील है कि नहीं है। ठीक है, तो इन सब के ये सब लक्षणों के आधार पे ही जो है पदार्थ को कई सारे समूहों में बांटा गया है। और ये जो क्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ को कई समूहों में बांटते हैं, उनके लक्षणों के आधार पे उसी को हम जो है क्या कह देते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, जैसे अभी आप स्कूल में हो, ठीक है, तो स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, सबको क्या है अलग अलग क्लास दी गई, 1 से लेके जो है 5 वाले अलग हैं। ठीक है, फिर जो है आपकी 6, 7, 8 ऐसी क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक, तो ये क्या है भाई, स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सभी को जो है उनके क्लास, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी उम्र के हिसाब से जो है उनको अलग अलग क्लासेस दी गई। पहले आप ये पढ़ो, फिर इसके बाद ये पढ़ो, धीरे धीरे आप जो है आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पदार्थों को भी उनके लक्षण के आधार पे कई सारे समूहों में बांटा गया है, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पदार्थ का वर्गीकरण। अब इसमें दिया कि पदार्थ का जो वर्गीकरण करने की हमें क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी पदार्थ का। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग उनकी कार्य करने की विधि होती है, उनका उपयोग अलग अलग होता है। तो इसी के आधार पे जो है पदार्थ को हम अलग कर पाके, ताकि उसे आसानी से समझ सकें, इसीलिए जो है वर्गीकरण बनाया गया। तो चलिए देखते हैं
कि अब जो पदार्थ हैं, पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया वो किस बेस पे किया गया। ठीक है, उससे पहले अगर हम वर्गीकरण को भी देखें तो कोई भी पदार्थ जो उसका मुख्य रूप से जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो इनका जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा जो होता है रासायनिक। अब देखो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक में क्या अंतर है। देखिए भौतिक वर्गीकरण जो होता है इसके अंतर्गत हम वस्तुओं का सिर्फ जो है आकार और रंग यानी उसकी बाह्य संरचना के आधार पे, ठीक है, बाह्य संरचना के आधार पे हम देखते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और रासायनिक में जब हम उनकी आंतरिक संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर जब उनका हम वर्गीकरण करते हैं तो जो है वो क्या कहलाता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, जैसे अगर हम भौतिक वर्गीकरण में देखें तो कोई भी वस्तु आप देख के आप बता लेते हो कि ये ठोस है, ठीक है, ये जो है द्रव है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये द्रव है। गैस, ठीक है, गैस को आप जो इसकी स्मेल सूंघ के बता देते हैं या उसको अनुभव करके आप बता देते हो कि गैस है। ठीक है, तो यानी कि उसकी अवस्था, जैसे ठोस द्रव अगर हम बात करें इसके तो भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन से आएंगे। जैसे आप कहते हो कि ये वस्तु ठोस है, ठीक है, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस। तो ये क्या कर रहे हो आप उसके बाहरी संरचना के ही आधार पे तो बता रहे हो कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। लेकिन जब हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें हम उस उपस्थित तत्व, कौन कौन से तत्व उसमें हैं, ठीक है, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक के आधार पे हम जब उसका वर्गीकरण करते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को हम रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जब अब तत्व की बात आती है तो तत्व हमारे बहुत से, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, और जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो ये सब क्या है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब हमारे तत्व हैं। ठीक है, तो ये तत्व किस किस पदार्थ में कौन सा तत्व ज़्यादा है, कौन सा कम है। ठीक है, उसके बाद यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक जो है तत्वों के समूह, जब एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम उनके पदार्थ के अंदर कौन सा तत्व है और किस यौगिक से मिल के बना है इसके आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। और जब हम उसकी सिर्फ बाहर से आकृति और संरचना के आधार पर हम बता देते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ये तो इतना हो गया। अब आते हैं कि जो पदार्थ के वर्गीकरण के जो समूह हैं, यानी इनका किस पदार्थ को जो है किसके आधार पे, उनकी संरचना या उनकी लक्षणों के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है पदार्थ का, उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल से। आजकल तो सब लोग एक्सपर्ट हो ही गए हो, हमसे ज़्यादा चलाते हो मोबाइल सब लोग। ठीक है, नोट कर लेना या आप देख लेना इसको, वीडियो को रोक के। तो अब हम अगर पदार्थ के वर्गीकरण, ठीक है, तो देखते हैं विभिन्न लक्षणों के आधार पर, यानी पदार्थ जो होते हैं इनका वर्गीकरण जो किया गया है वो विभिन्न लक्षण, हर पदार्थ में अपने अलग अलग लक्षण होते हैं, तो उन्हीं लक्षणों के आधार पर पदार्थों को कई भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण।
तो जब अगर इसका पहला हम देखते हैं, यानी पहला जो लक्षण रखा गया है, ठीक है, तो इसमें रखा गया पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पहला जो है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। अब देखिए पदार्थ की अवस्था के आधार पे जो है कितने ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक, जैसे हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्था है लगभग 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कोई भी जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे अगर हम देखें बर्फ़ है या पानी है, जल, ठीक है, इसको आप ठंडा कर देते हो तो जो है जम के क्या बन जाती है, बर्फ़ में बन जाती है। ठीक, थोड़ा सा गर्म होता है तो ये जो है जल में पिघलने लगता है। ठीक है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब आप उसको बहुत गर्म करने लगते हो तो क्या हो जाता है, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पदार्थ की अवस्था। तो कोई भी जो पदार्थ है उनकी अवस्था के आधार पे, यानी ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों लक्षणों के आधार पे जो है जब बांटा जाता है तो वो हमारा जो है अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो हमारी 3 हैं, जिसमें आपका पहला है ठोस, उसके बाद द्रव और गैस। तो कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए ठोस की बात करते हैं तो ठोस कैसा होता है और द्रव क्या है और गैस क्या है। तो जो भी ठोस होते हैं पहला लक्षण इनका होता है कि इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, पहला लक्षण अगर हम देखें ठोस का, ठीक है, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है और इनका आयतन भी, यानी आयतन व आकार दोनों इनका निश्चित होता है, आयतन व आकार। ठीक है, ठोस का जो है आयतन और आकार निश्चित होता है। जो द्रव होता है, द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, इनका सिर्फ क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और जो गैस होती है, गैस का ना तो आकार ना तो आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ठीक है, यानी जो ठोस है, ठोस का आप आकार देखोगे, ठीक है, आकार मतलब किस शेप में है, कैसा दिखता है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि उसको आप तुरंत बदल दो। ठीक, तो इनका कोई भी ठोस होता है उसका आकार हमेशा निश्चित रहता है और आयतन भी उसका निश्चित रहता है। लेकिन जो द्रव होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस बर्तन में आप डाल देते हो, ठीक है, वो जो है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, उसी रूप में हो जाएगा। ठीक है, चाहे कढ़ाई में डाल के उबालो, चाहे भगोने में, ठीक है, तो जैसे कढ़ाई में डालोगे तो जो है कढ़ाई शेप में हो जाएगा जल, और जो है और उसको भगोने में डाल दोगे तो शेप में हो जाता है। ठीक है, चाय वाय बनाना तो कभी देख लेना कैसे होता है। तो ये तो हो गया। लेकिन अगर आप जल की बात करते हैं, मान लो 1 लीटर जल है, 1 लीटर आप दूध लेते हो, 1 लीटर दूध अगर आप कढ़ाई में डालोगे तो ये थोड़ी नहीं होगा कि नहीं वो आधा लीटर हो जाएगा, या भगोने में डालोगे तो 1.5 लीटर हो जाएगा, रहेगा 1 ही लीटर, लेकिन जो उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, और जो ठोस होता है, ठोस अगर चौकोर है यानी आयताकार या वर्गाकार है, ठीक है, आयत तो वर्ग समझ रहे हो ना, आयत, ये शेप जो होता है इसको हम आयत कहते हैं, और जो चारों तरफ से बराबर होता है उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो चाहे जिस बर्तन में रखो ये रहेगा उसी तरह से, कभी भी ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ठोस, बाकी द्रव तो जो है आकार अपना बदल लेता है। और जो गैस है, गैस का कोई फिक्स नहीं, ठीक है, आकार आयतन कोई निश्चित नहीं रहता, किसी भी आकार में हो सकता है, किसी भी जो है किसी भी आयतन में हो सकता है। ठीक है, पता चला एक सिलेंडर में भर थोड़ा सा लीक किया, दूसरी जगह भाग जाएगा ये। ठीक, ये हो गया। अब ये तो पहला था, हमने उसकी जो है आकार के आधार पे हमने देख लिया, आकार और आयतन के आधार पे। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस को।
अब जो ठोस होते हैं, ठोस की जो अणु होते हैं, यानी कोई भी ठोस जो होता है वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनाता है। कोई भी पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जब ये सब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक निश्चित आकार ले लेता है। जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए ईंट, ठीक है, यहाँ आपके एरिया में जो उसको गुम्मा बोलते हैं, ठीक है, कुछ जगह ईंट ईंट नॉर्मली बोला जाता है, गुम्मा जो है, ठीक, लखनऊ वाले जो है गुम्मा ही बोलते हैं उसको। मरीहन गुम्मा, गुम्मा भी तुम्हारा दिमाग सही हो जाइयो, तो ऐसा ना करना, ठीक। तो ये जो होता है, जब ईंट को बनाया जाता है तो क्या होता है कि मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, वो भाई धूल के ही पार्ट की तरह होता है। अगर मिट्टी सूख जाती है, उसको पीसो थोड़ा सा, तो एकदम धूल की तरह हो जाता है। फिर उसको मिला दो, पानी उसमें डाल दो, तो सूखे के बाद जो है लुगदी बन जाती है, ठीक है, बोलस फॉर्म में हो जाएगा लुगदी की तरह। तो फिर उसको जो है सांचे में डाल दिया जाता है, तो एकदम जो है घन की तरह जो है आकार बन जाता है। फिर पका देते तो ईंट बन जाता है, ठीक। तो अब ईंट की बात करें तो उसमें सबसे छोटा कण क्या था, धूल वाला पार्ट था, ठीक। तो इसको क्या एकदम दबा के रखा गया, ज़बरदस्ती उनको कस के रख दिया गया, भर के लो ठूस ठूस के डाल दिए उसमें, ठीक है। तो क्या बन गया, तुम्हारा ईंट बन गया। यानी जो ठोस होता है, ठोस के बीच के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, इसलिए जो उनका आकार आयतन निश्चित रहता है। और जो द्रव होता है, द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस वाले कणों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। जैसे अगर हम ठोस की बात करें तो मान लो इनके ये कण हैं, ये एकदम पास पास ऐसे एकदम जो है भरे हुए हैं, गुच्छा बना के, भैया छोड़ना मत, यहाँ से जगह खाली नहीं है, ठीक है, एकदम भरे पड़े रहते हैं। लेकिन जब द्रव में आता है तो द्रव में थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, जगह लेके बैठते हैं पूरा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। और जब गैस में आते हैं तो गैस वाला एकदम कितना दूर दूर रहेगा जितना जगह ये ले ले, ठीक है। तो ये इनके बीच के जो अणु होते हैं, जो इनके बीच वाले कण होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया उनके मतलब बीच बीच के स्थान के बीच में, ठीक है। और जब ये जो पास पास होते हैं तो पास पास होने की वजह से इनके अंदर जो एक बल होता है जो आपस में खींचे रहता है। जैसे आप चुम्बक को देखते हो, चुम्बक को जितना पास लाते हो बहुत जल्दी जो है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन जब दूर दूर लेके जाते हो तो उनके बीच जो है वो जो बल होता है कम हो जाता है। तो उसी तरह से ठोस के अणु जो है पास पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर आणविक बल होता है, इनके अणुओं के बीच का जो बल होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, एकदम मजबूत होता है, खींचे रहता है एक दूसरे को, ठीक है। द्रव में जो होता है, द्रव के बीच का जो बल होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए वो दूर दूर रहते हैं। भाई जब दूर दूर तक बैठे होगे तो आकर्षण कम होगा ही होगा, है, ठीक है। अब गैस में देखते हैं, गैस में एकदम कोई लेना देना नहीं, कितना दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनका आकार आयतन निश्चित नहीं रहता, ठीक है। ये तो हो गई पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो कोई भी पदार्थ जो है 3 अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब जो सेकंड है आपका घुलनशीलता के आधार पे, किसी भी पदार्थ को हम जो है घुलनशीलता के आधार पे जब हम बांटते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया पदार्थ की अवस्था, अब दूसरा जो है पदार्थ की घुलनशीलता। कोई भी पदार्थ जल में घुलनशीलता का मतलब होता है कि घुल जाए या विलेय, ठीक है। जल में वो घोलने पे घुल जा रहा है कि नहीं घुल रहा है। अगर जल में घुल जा रहा है तो क्या होगा, घुलनशील, और जल में नहीं घुल रहा है तो अघुलनशील, ठीक है। तो दूसरा जो इसका आधार लिया गया है घुलनशीलता के आधार पर, यानी पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता, ठीक है। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर जब पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है तो इनको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। एक तो घुलनशील, घुलनशील यानी जो घुल जाए, ठीक है, और दूसरा अघुलनशील, जो जल में न घुले, ठीक। तो घुलनशील जो जल में घुल जाता है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे नमक आप ले लो, ठीक है, नमक हो गई, चीनी हो गई, ठीक। तो ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। और कोई भी आप पदार्थ ले सकते हैं जो है जल में घुल जाए। तो ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे जो
जल में घुल जाते हैं वो घुलनशील होता है, और जो जल में नहीं घुलता वो क्या होता है, अघुलनशील। तो अघुलनशील में क्या होगा, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी का छिलका, ठीक है, जिसको बुरादा कहते हैं। अब ये लकड़ी है, लड़की ना लिख देना, लड़की का छिलका, ठीक है, लकड़ी का छिलका, ठीक है, लकड़ी का छिलका, या इसी को हम बुरादा बोलते हैं, ठीक, बुरादा। ठीक, उसके बाद बालू, बालू पानी में घुलता है, नहीं घुलता। ठीक, अच्छा बताओ, ये जो नमक है, नमक को अगर हम पानी में घोले घुल जाएगा, और अगर तेल में घोले तो घुलेगा, जैसे मिट्टी का तेल, घुलेगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, तो जो नमक है, नमक जो है पानी में तो घुल जाता है, ठीक है, जब इसको हम पानी में डालते घुल जाते हैं, लेकिन अगर हम मिट्टी के तेल में घोलते हैं, ठीक है, तो नमक जो है नहीं घुलता। नमक यानी नमक जो है, नमक मिट्टी की तेल में नहीं घुलता, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नमक को अगर आप मिट्टी के तेल में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, पानी में घोलोगे आराम से घुल जाएगा। ठीक है, तो हो गया घुलनशीलता। जब घुलनशीलता के आधार पे देखते हैं तो जो है पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जल की सापेक्षता के आधार पे, ठीक है, या फिर जो है जल के सापेक्ष भार के आधार पे। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा जो ग्रुप बनाया गया है, जल के सापेक्ष भार के आधार पर। ठीक है, तो आप जल के सापेक्ष भार पे देखें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में तैरते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में डूब जाते हैं। ठीक है, तो जो जल में तैरने वाले, ठीक है, तैरने वाले और डूब जाने वाले, ठीक है, तो जल में क्या क्या डूब जाती हैं। जल में अगर डूबने की बात करें तो भाई लोहे की कील, ठीक है, कील हो गया, शीशे की गोली, शीशे की गोली, ये सब क्या होते हैं, जल में घुल जाती, पानी में डालोगे घुल नहीं जाती, डूब जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तैरने वाले, अब पानी में क्या है, मतलब ये इसको तैरने वाले में यानी कि जो जल की सापेक्षता के आधार पे तो हल्के और भारी जो पदार्थ होते हैं, इनका जो ग्रुप बना गया वो हल्का एवं भारी। तो जो जल में तैरते हैं वो क्या होते हैं, वो पदार्थ जो हैं जल से हल्के होते हैं, और जो जल में डूब जाते हैं वो जो है जल से भारी होते हैं। ठीक है, तो तैरने वाले जैसे आपका सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, ये क्या करता है, पानी में तैरता है। ठीक है, और जो है मोम, मोम क्या होती है, ये भी तैरती है। लकड़ी, भाई नाव बनाई जाती है, ठीक है, तो लकड़ी का छिलका या लकड़ी का टुकड़ा, ये क्या होते हैं, पानी में तैरते हैं। ठीक है, बाकी लोहे की कील हो गई या शीशे की गोली हो गई, तो ये दोनों क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तीसरी अवस्था हो गई हमारे पदार्थ की, जो जल के सापेक्ष भार के आधार पर, यानी कि जल से हल्का है कि भारी है, इसके आधार पर भी जो है पदार्थ को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जल से हल्के तथा जल से भारी। ठीक, अगला है आपका जो पारदर्शिता के आधार पे, जो चौथा प्रकार है, यानी पदार्थ को जो चौथे ग्रुप में डिवाइड किया गया वो है पारदर्शिता के आधार पर। फोर्थ नंबर है पारदर्शिता। ठीक है,
तो जब पारदर्शिता के आधार पे हम पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो इसमें हमें तीन प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, पहला आपका पारदर्शी, ठीक है, उसके बाद अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। ठीक है, अब देखो पारदर्शी का मतलब है जो भी चीज वे पदार्थ जिससे हम आर पार देख सकते हो, ठीक है, वो होता है पारदर्शी। और अपारदर्शी जिससे हम एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते, वो हमारा अपारदर्शी होता है। और पारभासी वे ऐसे पदार्थ जिनको आप देख सकते हैं लेकिन वो पारदर्शी की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत हल्का सा आपको दिखाई देता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर पारदर्शी में देखते हैं तो क्या है, कांच, कांच क्या है हमारा, पारदर्शी होता है। ठीक है, कांच हो गया। और जल, जल क्या है, ये भी पारदर्शी है, आप इसको एक साइड से दूसरी साइड आप देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक, अपारदर्शी में क्या है, लोहे की चादर। ठीक है, लोहे की चादर, लोहे की चादर, लकड़ी। ठीक, ये सब क्या है, अपारदर्शी। या जो है कागज, कागज। ठीक है, देखो कागज जो है अपारदर्शी और कागज पारभासी में आता है, लेकिन कब, जब वो है, जब उस पर तेल और लगा दिया जाए तब वो जो है पारभासी में आता है। ठीक है, यानी कि लोहे की चादर हो गया, लकड़ी और कागज, इन सब से आप जो है एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते, इसलिए ये जो है अपारदर्शी होते हैं। ठीक, और पारभासी में जो है आपका पेंट की हुई कांच और जो है तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे पारभासी होते हैं। ठीक, तो अगर पारदर्शिता के आधार पे आपसे पूछा जाए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है, पारभासी, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी। और अवस्था के आधार पे देखा जाए तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और जल के सापेक्ष देखा जाए उनके भार के आधार पे तो जल से हल्के तथा जल से भारी। घुलनशीलता के आधार पे देखा जाए तो जो जल में घुलने वाला है घुलनशील, और जो जल में नहीं घुलने वाला वो अघुलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पारदर्शिता के आधार पे। अब एक आपका और है 5वां, चुंबकत्व के आधार पे, जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता हो। ठीक है, चुंबकीय गुण के आधार पे या चुंबकत्व के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो चुंबकत्व के आधार पे, यानी 5वां जो होता है चुंबकत्व, चुंबकत्व के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पे देखते हैं तो पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक चुंबकीय, अचुंबकीय। ठीक है, वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी या वे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी तरफ खींचता हो वो चुंबकीय कहलाते हैं, और जिनको अपनी तरफ नहीं खींचता हो वो अचुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, चुंबक जो है किसको किसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो लोहे के जो पार्ट होते हैं, ठीक, लोहे के बुरादे हो गए। ठीक है, बुरादे या कील हो गई। ठीक है, या इसका टुकड़ा जो है, लोहे का टुकड़ा जो छोटा हो एकदम, तो इन सबको जो है अपनी तरफ खींचता है। और इसके बाद जो है चुंबकत्व के आधार पे जो है ये निकिल और निकिल और कोबाल्ट को भी जो है चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। ज़्यादातर हम लोग यही जानते हैं कि जो चुंबक होता है सिर्फ लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुंबक जो है लोहे के साथ साथ निकिल की बनी हुई धातुओं को भी और जो है कोबाल्ट की बनी हुई वस्तुओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि जो अचुंबकीय होते हैं, अचुंबकीय में जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी, कांच, ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आज के दिन हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा कि जो है पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण,
वर्गीकरण यानी किसी भी पदार्थ को उनके लक्षणों के आधार पर एक समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और पदार्थ को उनकी लक्षण के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे कितने समूहों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है।